नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 11वीं की अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक। अभिव्यक्ति और माध्यम से इस बार जो सेट 3 में सिलेबस में आ रहा है वो है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। तो पहले मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूँगी कि कार्यालय लेखन है क्या। आपने अभी तक प्रार्थना पत्र लिखे हैं, पत्र लिखे हैं। प्रार्थना पत्र आप सभी को पता है, स्कूल में आप लिखते हो प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए, अवकाश के लिए या प्रमाण पत्र लेने के लिए, वो प्रार्थना पत्र होते हैं। इसी प्रकार फिर आपने किए हैं पत्र, सगे संबंधियों को पत्र लिखना या किसी विभाग में पत्र लिखना अपने कार्य को करने के लिए। तो उसी कड़ी में आगे अब हम करेंगे कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। अब ये कार्यालय लेखन क्या है? इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कार्यालय यानी कि दफ्तर, जो सरकारी विभाग है, जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में अनेक कार्य करने के लिए उनको आपस में पत्राचार करना पड़ता है, पत्र लिखने पड़ते हैं। तो वही कार्यालय लेखन कहलाती है। जब हम एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में कोई पत्र लिखते हैं तो उसको हम कार्यालय लेखन कहते हैं। तो इसका आपके जो परीक्षा है, सेट परीक्षा में तो सेट परीक्षा में भी आ सकता है 5 नंबर का प्रश्न, लेकिन बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। इसमें क्या है कि एक प्रश्न तो आपका ये बनेगा, कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं या नियम बताओ। तो आपको ये बताना होगा कि कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, और इसकी विशेषता या नियम मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है। तो आज हम उसी पर बात करते हैं। तो शुरू उत्तर होगा इसका, सरकारी कार्यालयों में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र को कार्यालय या सरकारी पत्र कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। अब सरकारी पत्र लिखने संबंधी नियम, ये इसकी विशेषता है, दोनों एक ही बात है। किसी भी रूप में आ जाए तो आपको यही बताना है कि ये पत्र लिखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत ही आसान है। विद्यार्थी अक्सर इसमें परेशान हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखना है। तो पहले हम नियम करेंगे, उसके बाद मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी कि इसका प्रारूप कैसा होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। तो सबसे पहले हम इसके नियम या विशेषताएं करेंगे। पहला है, सरकारी पत्र को औपचारिक पत्र भी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कार्यालय लेखन, ये सरकारी पत्र, कार्यालय पत्र ये भी कहते हैं, तो इसको औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। दूसरी इसकी विशेषता होगी, सरकारी पत्र प्रायः एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को लिखे जाते हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये आपको बिंदु बना के अगर विशेषताएं प्रश्न आ जाता है तो उनमें आपको ये लिखना होगा। तीसरा होगा, पत्र के शीर्ष पर मतलब सबसे ऊपर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का पता लिखा होता है। क्योंकि अलग इसका प्रारूप होगा, तो जो हम पत्र लिखेंगे सरकारी पत्र, उसमें सबसे ऊपर जिस कार्यालय से पत्र लिखा जा रहा है उसका पता लिखा होता है। उसके बाद अगला है इसका, पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है। अभी तक आपने ये नहीं लिखी है क्योंकि हर विभाग के अनेक पत्र लिखे जाते हैं, तो वो एक संख्या डाल दी जाती है जिससे उस पत्र की पहचान हो जाती है। जो भी अगर उस पत्र से, उस विषय से संबंधित हमें कुछ देखना हो तो उस संख्या से हम उसको देख सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि फाइल तैयार हो गई है, तो उसे एक संख्या दे दी जाती है, जिससे उससे संबंधित हमें कुछ भी हो तो हम वो संख्या देखेंगे तो हमें उससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी का अगला होगा, जिसे पत्र लिखा जाता है उसका नाम व पता और उसका पद, ये बाईं तरफ लिखा जाता है। जैसा कि अभी प्रारूप, पहले तो कुछ दाईं कुछ बाईं तरफ लिखा जाता था, लेकिन अब लगभग सभी जो हैं वो
बाईं तरफ लिखा जाता है, एक दिनांक को छोड़कर। अगला होगा हमारा, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके नाम व पते से पहले सेवा में लिखा जाता है, क्योंकि जिसको हम ये पत्र प्रेषित कर रहे हैं, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, वो सरकारी कार्यालय में ही भेज रहे हैं, तो उससे पहले हम सेवा में लिखेंगे और उसके बाद उसका पता लिखेंगे जिसके नाम ये पत्र लिखा जा रहा है। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में विषय के संबंध में लिखा जाता है कि पत्र किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। ये आपको पता है, हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तब भी आप विषय लिखते हो। विषय लिखेंगे बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र, ये जुर्माना माफी के लिए प्रार्थना पत्र, आप विषय लिखते हो ना। उसी प्रकार सरकारी पत्र में भी विषय लिखा जाता है और उसी के अंदर संक्षेप में, मतलब संक्षिप्त रूप में जिस कारण आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में लिखा जाएगा कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हो। इसके बाद हम देंगे विषय के पश्चात महोदय संबोधन लिखा जाता है। आप भी लिखते हो प्रार्थना पत्र में, जैसे हम श्रीमान जी लिखते हैं उसी प्रकार इसमें महोदय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी हम पत्र लिख रहे हैं उसकी भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। उसके बाद ये पॉइंट देखिए, आप प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग यथास्थान करना उचित होता है। प्रशासनिक शब्दावली अर्थात जो सरकारी विभागों में हम कार्य करते हैं उनकी एक अलग शब्दावली होती है। जैसे कोई भी आपको कार्य करना है तो देरी के लिए आप विलंब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्मरण शब्द का इस्तेमाल, ऐसी शब्दावली होती है जो सरकारी विभागों में इस्तेमाल की जाती है। तो उसका यथास्थान पर जहाँ जरूरत हो वहीं पर उसका प्रयोग करना उचित होता है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि पत्र के दाईं तरफ तारीख लिखी जाती है। सरकारी पत्र में जो हमारा प्रारूप है वो सब बाईं तरफ लिखा जा रहा है, सिर्फ तारीख दाईं तरफ लिखी जाती है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और जैसे ही पत्र का अंत होगा, पत्र के अंत में बाईं तरफ भवदीय शब्द का प्रयोग करके उसके भेजने वाले का पता लिखा जाता है, क्योंकि आप भी जब प्रार्थना पत्र समाप्त करते हो तो आपका आज्ञाकारी इसका इस्तेमाल करते हो ना, तो इसी प्रकार सरकारी पत्र में भवदीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भवदीय के नीचे पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर होते हैं। आप साइन करोगे, जो भी पत्र लिख रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे और हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में नाम लिखा जाएगा, पूरा नाम, क्योंकि हस्ताक्षर तो आप किसी भी रूप में कर सकते हो, लेकिन उसके नीचे कोष्ठक, यानी कि कोष्ठक क्या होता है, ब्रैकेट में अपना पूरा नाम लिखेगा जो पत्र लिख रहा है, और नाम के नीचे पद और वह पता लिखा जाता है। तो ये तो थी जो हमारी सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र या औपचारिक पत्र, इसको हम कुछ भी कहते हैं, इसको लिखने की विशेषताएं कि सरकारी पत्र लिखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका एक ये प्रश्न आ सकता है कि कार्यालय लेखन की विशेषताएं बताइए, कार्यालय लेखन किसे कहते हैं, ये सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो आपका ये 5 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि जब आपकी परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा, उसमें तो ये 5 या 6 अंक का प्रश्न भी आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए और इसके नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो आप इस तरह लिखेंगे तो आपका ये पूरा 5 या 6 नंबर का प्रश्न बनता है। तो ये तो आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अब हम करेंगे सरकारी या कार्यालय पत्र लिखने का प्रारूप क्या होता है, किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। तो आइए करते हैं। तो आइए अब करते हैं हम सरकारी पत्र या औपचारिक पत्र का जो प्रारूप या स्वरूप एक ही बात होते हैं, ये किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने विशेषताएं लिखते वक्त बताया था कि ये नियम होते हैं इसको लिखने के। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे लिखना चाहिए। जिस प्रकार हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं या पत्र लिखते हैं, तो उसी प्रकार सरकारी पत्र भी लिखा जाता है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सरकारी पत्र का प्रारूप समझाऊंगी, क्योंकि जो आपके पास प्रश्न है उसी में हमारा पूरा प्रारूप छिपा हुआ है। थोड़ा सा प्रश्न अगर हम ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरे पत्र का प्रारूप उसी में मिल जाएगा।
तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार प्रश्न में से ही आप प्रारूप लिखेंगे। तो प्रश्न देखिए क्या है। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय करनाल के उपनिदेशक की ओर से महानिदेशक को मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा को बढ़ाने हेतु पत्र लिखे। ये आपके पास प्रश्न है। तो इसको प्रश्न को पढ़ने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि सरकारी पत्र है ये। आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि पत्र कौन सा है। कार्यालय से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र लिखना है, तो ये सरकारी पत्र है। और सरकारी पत्र का प्रारूप है वो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। देखिए हम इसी में से सारा कुछ ढूंढेंगे। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझें और उसी के साथ लिखना शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सरकारी पत्र होता है उसमें सबसे पहले जिस विभाग से पत्र लिखा जा रहा है उसका पता होता है। तो अब आप प्रश्न में देखिए किस विभाग से पत्र लिखा जा रहा है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय करनाल के उपनिदेशक की ओर से। अर्थात जो ये कार्यालय है इसके उपनिदेशक पत्र लिखेंगे। किसको लिखेंगे? महानिदेशक को। अपने ही विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उसको लिख रहे हैं। और क्यों लिख रहे हैं? कि मोबाइल फोन पर जो होने वाला व्यय है, व्यय यानी कि जो खर्च है, उसके लिए जो उन्होंने सीमा निर्धारित कर रखी है उसको बढ़ाने हेतु पत्र लिख रहे हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो हम जो कार्यालय है उसका पता लिखेंगे। ऊपर से ये जो का तो आप उठा लीजिए। ये देखिए हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय करनाल। ये हमने यहाँ तक ये पूरा पता था, ये हमने इसमें ले लिया। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पत्र में ही पता लिखा हुआ है, वो आपने यहाँ से उतार लिया। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि फाइल संख्या लिखी जाती है। फाइल मतलब एक फाइल बना दी जाती है उस विषय से संबंधित, और जो भी पत्राचार होगा वो उसी में लग जाते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे हम फाइल संख्या। तो अब आप कहेंगे इसमें प्रश्न में तो इससे संबंधित कुछ भी नहीं है, लेकिन है। फाइल संख्या हर कार्यालय का अपना होता है। वो अपनी एक पहचान, कार्यालय की भी पहचान होती है और उसकी भी उसी से फाइल संख्या बनाई जाती है। तो फाइल संख्या देखिए, सबसे पहले कौन सा कार्यालय? करनाल का, तो उन्होंने करनाल लिख दिया। फिर इस तरह एक ओब्लिक किया। उसके बाद अपने ही कार्यालय का नाम ले लेंगे। जैसे साहित्य एवं संस्कृति संस्थान है, इसमें संस्कृति का संग ले लिया। ये साहित्य का आप सा भी ले सकते हो। ये अपने कार्यालय का ही एक छोटा सा लाघव चिन्ह लगा के उसकी हल्की सी पहचान इसमें लिखनी है। फिर आपने ओब्लिक कर दिया। फिर उसके बाद एक संख्या लिखनी होती है, क्योंकि कार्यालय में हर रोज न जाने कितने पत्र लिखे जाते हैं, तो उनको एक संख्या दी जाती है कि मानो अब तक 104 पत्र लिखे जा चुके हैं और अब जब आप पत्र लिख रहे हो तो ये 105 आप उसको नंबर दे देंगे। ये आप कोई भी एक संख्या ले सकते हो। इसके लिए कोई निश्चित नहीं है कि आपको 105 ही लेना है। आप कोई भी एक संख्या दे सकते हो, 2 अंकों की या 3 अंकों की, कोई भी एक संख्या दे दो, क्योंकि कार्यालय में जो पत्र लिखे जा रहे हैं उसी का सीरियल नंबर होता है। उसके बाद ओब्लिक करके जो महीना चल रहा है आपका, अब जैसे दिसंबर चल रहा है तो आप 12 डाल देंगे और उसके अंत में साल। ये एक हमारी फाइल संख्या बन गई। जब भी हमें इस पत्र से, इस विषय से संबंधित कुछ भी करना होगा तो ये संख्या देखेंगे और तुरंत वो फाइल हमें मिल जाएगी और उसमें जो अब तक कार्यवाही की गई है वो हमें पता लग जाएगा। उसके बाद दिनांक लिखेंगे। दिनांक मैंने आपको कहा था सिर्फ दिनांक दाईं तरफ लिखी जाती है। तो फाइल संख्या के सामने दिनांक डाल देंगे। आज की आपकी जो भी दिनांक है, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो वही दिनांक आप डाल दो। जैसे आज की दिनांक है 11 दिसंबर 2021, तो मैंने वही लिख दिया। आप जिस भी दिनांक को, जिस भी तारीख को ये पत्र लिख रहे हो उसी की आप लिख देंगे। उसके बाद ये हमारे कार्यालय का पता आ गया, ये फाइल संख्या आ गई, ये डेट आ गई।
उसके बाद हम किसे पत्र लिख रहे हैं वो करेंगे। जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो सेवा में, देखो प्रार्थना पत्र से मिलता जुलता है पूरा प्रारूप, सिर्फ एक दो चीजें जो है वो इससे अलग है, उसको आप ध्यान में, सिर्फ कार्यालय का पता अलग है, फाइल संख्या और डेट तो आप वैसे भी डालते हो। उसके बाद प्रार्थना पत्र वाला ही प्रारूप है, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिस तरह आप प्रार्थना पत्र लिखते हो वैसे ही सरकारी पत्र है। प्रार्थना पत्र में भी हम सेवा में लिखते हैं, उसके बाद जिसे लिखा जा रहा है उनका पता होगा, किसको सेवा में, किसको लिखा जा रहा है पत्र, ये आपने प्रश्न में ही पढ़ा था, क्या था, क्षेत्रीय कार्यालय के उपनिदेशक की ओर से महानिदेशक को पत्र लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम सेवा में, महानिदेशक। अब महानिदेशक कौन है उसका पता लिखना है, तो विभाग तो वही होगा, उसका सीनियर ऑफिसर है, उसका उच्च अधिकारी है, तो विभाग का नाम भी आप वही डालोगे, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान। और ये जो हमारा हेड ऑफिस कहाँ होता है, चंडीगढ़ लिख दो, क्योंकि ये जो करनाल वाले लिख रहे हैं, हमारे जो मुख्य दफ्तर होते हैं लगभग चंडीगढ़ में ही होते हैं हरियाणा के, तो वो चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद विषय, आप किस कारण लिख रहे हो, विषय लिखोगे, और विषय भी आपका प्रश्न में ही है, ध्यान से पढ़ें। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा को बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए। आप यहाँ से ज्यों का त्यों उठाकर इसमें लिख सकते हो, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा या निर्धारित सीमा बढ़ाने हेतु, आप इसी प्रश्न में से लेना है, आपको अपनी तरफ से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप इसमें से लिखिए। जैसे आप प्रार्थना पत्र में भी तो विषय डालेंगे ना, वही इसके अंदर। उसके बाद महोदय, जैसे आप श्रीमान जी लिखते हो, यहाँ महोदय शब्द का इस्तेमाल, मैंने कहा था ना प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग, तो यहाँ महोदय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो आप जिस विषय पर पत्र लिख रहे हो अपनी समस्या का विवरण देंगे। ये तो बहुत ही सरल है, क्योंकि फोन पर जो उनको सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब उनको खर्चा ज्यादा हो रहा है, उनको जो सरकार ने सीमा निर्धारित की है वो कम पड़ रही है, इसीलिए वो उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आप अपनी समस्या लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इसको थोड़ा सा बदल कर भी लिख सकते हैं, कुछ और भी जोड़ सकते हैं समस्याएं आपको लगता है। तो मैंने देखिए लिखी है, कृपया अपने प्रिपत्र का स्मरण करें। मैंने बताया था ना कि प्रशासनिक शब्दावली का प्रिपत्र यानी कि पत्र का स्मरण करें, मतलब याद करें। आप उस पत्र की संख्या बताएंगे जिसमें आदेश जारी किया गया था कि मासिक खर्च इतना होना चाहिए। आप कोई भी एक संख्या डाल दीजिए, जैसे कि हमने अभी अपनी फाइल संख्या डाली है, लेकिन डालेंगे जिस दिनांक को आप लिख रहे हो उससे पहले का कोई, तो जिसकी संख्या 24 मैंने डाल दिया, ऐसे 13, और प्रशासन यूं कर दिया कि हेड ऑफिस का है 2021 थी, जो मार्च 2021 को जारी किया गया था। क्योंकि आप दिसंबर में लिख रहे हो ना, तो आप मार्च में आपके पास ये पत्र आया होगा और उसी के अधीन आप काम कर रहे हो, तो मार्च में आया था, जिसमें हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फोन पर महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। आप बताओगे कि आपके जो आदेश आए थे मार्च में जिसमें ये हिदायत दी गई थी, आप 2000 की जगह आप 1500 भी लिख सकते हो, आप 3 भी लिख सकते हो, आपको एक अमाउंट लिखना है, और महीना आपको जिस महीने पे लिख रहे हो उससे पहले का ही लिखना है। मैंने मार्च लिखा है, आप अप्रैल भी लिख सकते हो, आप मई भी लिख सकते हो, आप जनवरी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जिस तारीख को लिख रहे हो उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी समस्या बताओ कि इस संबंध में निवेदन है कि जो करनाल के क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां बहुत अधिक है, भी ज्यादा काम है तभी तो खर्चा ज्यादा आ रहा है। करनाल में अनेक हरियाणवी व पंजाबी फिल्मों का निर्माण किया जाता है। अब आप कहेंगे ये कैसे? बिल्कुल, क्योंकि साहित्य और जो सांस्कृतिक संस्थान है वो तो ये ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ही आयोजन करवाएंगे, तो उनके काम तो यही होगा ना, तो आप उसी के बारे में लिखोगे। उसके बाद आप बताओगे कि यहाँ अन्य विधाओं के कलाकार भी आते हैं। निदेशक को विभिन्न कार्यालयों से लगातार बात करनी पड़ती है, क्योंकि बात करनी पड़ेगी तभी तो खर्च ज्यादा हो रहा है फोन का। लोग आते हैं, कलाकार आते हैं, उनके बारे में बात करनी है, फिल्मों का निर्माण हो रहा है,
और सीरियल का भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पर अनेक सीरियलों का भी निर्माण किया जाता है, तभी फ़ोन पर ज़्यादा बातें होती है और ज़्यादा बात होगी तो ज़्यादा खर्च आएगा, इसलिए आपको जो 2000 की है वो कम पड़ रही है, ठीक है ना। इसके बारे में आप और भी अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हो सांस्कृतिक कार्यक्रम से ही संबंधित। फिर आप लिखोगे वो एक पैरा बना के नया, ऊपर दिए गए तथ्यों की वजह से 2000 रुपये मासिक सीमा कम पड़ रही है, क्योंकि 2000 रुपये बहुत कम पड़ रहा है और उनका मोबाइल फ़ोन पे खर्च ज़्यादा आ रहा है। अतः आपसे आप ये बात भी लिख सकते हो कि हमारा मोबाइल फ़ोन का जो खर्च है 3000 आ रहा है या 4000 आ रहा है, आप ये लाइन भी उसमें जोड़ सकते हो। अतः आपसे निवेदन है कि फ़ोन पर व्यय सीमा 2000 से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दी जाए। तो आपको ज़रूरत इतनी है क्योंकि आपका खर्च ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए आप ज़्यादा कहेंगे, तो आप 4500 की जगह 4000 भी लिख सकते हो। तो ये निश्चित नहीं है कि आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद अब पत्र समाप्त हो गया, आपने अपनी समस्या बता दी है और पत्र का अंत करना है। तो मैंने आपको बताया था नियमों में हम क्या लिखेंगे, भवदीय। प्रार्थना पत्र में आप क्या लिखते हो, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो वही बात मैं आपको याद दिला रही हूँ, वही प्रारूप दिमाग में रखिए प्रार्थना पत्र वाला, बस ऊपर का थोड़ा सा बदला हुआ है, बाकी सारा तो प्रार्थना पत्र वाला ही प्रारूप चल रहा है। कुछ जो शब्दावली है वो थोड़ी सी बदल गई है। श्रीमान जी की जगह हमने महोदय इस्तेमाल कर लिया है और आपका आज्ञाकारी शिष्य की जगह हमने भवदीय शब्द का प्रयोग कर लिया। अब भवदीय के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लिख रहा है वो अपने हस्ताक्षर करेगा। अब प्रश्न में लिखने वाले का कोई नाम नहीं बताया, सिर्फ करनाल के उपनिदेशक की ओर से, तो नाम तो आप कोई भी लिख सकते हो। हाँ, अगर उसमें उपनिदेशक का नाम दिया होता तो फिर आपको वही नाम लिखना पड़ता। मान लीजिए लिखते करनाल के उपनिदेशक श्री रमेश कुमार, तो आपको यहाँ रमेश कुमार के ही साइन करने पड़ते और ब्रैकेट में भी उसका नाम लिखना होता। लेकिन अब जब किसी का नाम ही नहीं दिया तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो, अपना ही नाम लिख दीजिए। कौन देख रहा है, तो आप अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद ब्रैकेट में नीचे पूरा नाम लिखेंगे, क्योंकि हस्ताक्षर से जरूरी नहीं है कि पता लग जाए ये कौन है, तो नीचे हस्ताक्षर करने के बाद पूरा नाम लिखा जाता है कि ये हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी कौन है, और उसके नीचे उसका पद लिखा जाएगा, उपनिदेशक। तो यहाँ पर ये हमारा पत्र पूरा हो जाता है सरकारी पत्र। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। आपको लगभग जो हमारा प्रारूप है वो प्रश्न में ही मिल रहा है। थोड़ा सा आपको जो जिस विषय में पत्र लिख रहे हो उसके बारे में विवरण तो देना ही पड़ेगा, उसका विवरण आपको देना ही पड़ेगा कि क्या समस्या है। बाकी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसा प्रार्थना पत्र वैसा ही सरकारी पत्र। थोड़ा सा सरकारी पत्र का शुरुआत में अलग हो जाता है, बाकी तो आपका वही चलता है प्रारूप जैसा प्रार्थना पत्र में। हाँ, शब्दावली थोड़ी सी बदल जाती है। तो आशा करती हूँ आपको मैंने जो अभी सरकारी पत्र के नियम और सरकारी पत्र लिखने का जो प्रारूप या स्वरूप, जो भी मैं दोनों ही एक बात है समझाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।